साथियों नमस्कार। कोटा वन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने इस सीरीज पर इतना प्यार दिया है साथियों, जबरदस्त। और साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है, ये लगातार चलती रहेगी और जितने भी स्टूडेंट हैं उसको इसका फायदा मिलता रहेगा साथियों। तो आप लोग घबराए नहीं, मैंने अब इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं और आप लोग कहोगे तो मैं एक एक घंटे की भी इसको बना दूंगा साथियों। तो आप बस लगे रहिए और जरूर से जरूर, अगर पहली बार जुड़ते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और ये सीरीज आपके जीवन को बदल देगी, मैं बता रहा हूँ। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में अगर आपने इसको कर लिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा है साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास आप चाहे कहीं पर भी, पूरी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहां आता है उस पेपर में, तो इन क्वेश्चनों से बाहर 1% भी नहीं जाएगा साथियों। चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी फॉर्म में इन क्वेश्चनों में वो मिल जाएगा वो आंसर। तो देखिएगा साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। आज का जो प्रश्न है वो है 51 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? साथियों, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात थी, क्योंकि उन्होंने युग प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में प्रकाशित किया था। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, अब ये रचनाओं का देखो, मौखिक बात वहां पर थी नहीं, वो मौखिक उल्लेख हमने किया ही नहीं, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। शिलालेख में भी लिखी गई, साहित्यकारों को प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं भी उनकी वहां पर थी। तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, तामपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। इतने सारे आधार थे, लेकिन रचनाओं का मौखिक उल्लेख हमने यहाँ पर नहीं किया है। साथ ही एक और बुक आती है, मैं आपको बताऊं इसमें, जो आप अगर पढ़ना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। अच्छी बुक है, वहां से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, वन लाइनर बुक है वो। देखिए आगे, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? मैंने बोला था साथियों, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पूछा गया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल उनकी पुस्तक है। लेकिन यहाँ पर उनकी पुस्तक जो है, हिंदी साहित्य की आलोचना, ये उनकी पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य की आलोचना नलिन विलोचन शर्मा की ये पुस्तक है। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा साथियों। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। आदिकाल का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 विक्रमी संवत रहा है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है आप लोगों को याद करना ही है, कैसे भी हो। और ये भी याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को 900 वर्षों में लिखा और 4 भागों में उसे बांटा है साथियों। तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, जो संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक रहा। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक रहा। उत्तर मध्य काल, जो जिसको रीति काल भी कहते हैं, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रहा। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, 1900 से 1984 विक्रम संवत तक भी
रहा है साथियों। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है और एक नगेंद्र का काल विभाजन, प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके, क्योंकि नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न आता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? सबको पता है गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, पहला ग्रंथ था हिंदी भाषा के लिए, जिसमें इतिहास ग्रंथ पहला ग्रंथ माना जाता है, और ये एक विदेशी विद्वान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस्तवार द ला लेत्रे एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गार्सद तासी हैं। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक के द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन 1871 में किया गया था साथियों। गार्सद तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला वर्ण क्रमानुसार दिया था साथियों। जो पहला ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में लिखा गार्सद तासी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में, इन्होंने जो कवियों का विवरण दिया वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति के आधार पर था। इसमें हिंदू और उर्दू के कवि इसमें रहे हैं साथियों। ये 2 संस्करणों में निकली है, पहले में 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ, और जो दूसरा संस्करण है उसको 3 भागों में विभक्त किया किया गया इसको, जिसका प्रकाशन 1871 में किया गया था साथियों। आगे पढ़ते हैं, 55 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। तो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल जो है नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत काल जो नाम है साथियों वो दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल किसने कहा? चारण काल मिश्र बंधुओं ने नहीं, जॉर्ज ग्रेसन ने। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। अलंकृत काल कहा रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? ये क्वेश्चन मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा प्रारंभिक काल? मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल जॉर्ज गिरीशन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। देखिएगा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, चारण काल जॉर्ज गिरीशन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों। आदिकाल को हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अभी अभी मैंने बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आगे देखिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान यहाँ पर हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा। प्रारंभिक काल को, प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संधि व चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है साथियों। तो ये पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, जहां पर आदिकाल को पूरे राइटर जिसने जिसने भी क्या क्या कहा है पूरा का पूरा वहां पर दिया हुआ है। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है साथियों, तो इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि व चारण काल कहा। और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। तो साथियों ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन तो नामकरण में से वो पूछता ही है साथियों। आगे बात करते हैं,
ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये किस मनुष्य का कथन है? तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही क्या है? साहित्य है। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कथन। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का द्विवेदी युग नाम भी किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही नामकरण भी हुआ है साहित्य में काल विशेष का नाम द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन है। ग्रेशन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन किया। कौन सा? प्रवर्तिगत काल विभाजन किया था इन्होंने। तो प्रवर्तिगत काल विभाजन करने वाले इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है युग प्रवर्ति के अनुसार काल विभाजन करने वाले हैं। साथियों, ध्यान रखना इस बात को। अब इन्होंने काल विभाजन किस प्रकार किया? चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से साथियों ये काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल नाम दिया गया है। साथियों, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो मतलब ये मान के चलिए कि एक तरह से निचोड़ है, हिंदी साहित्य के इतिहास का निचोड़ निकाला हुआ है इन प्रश्नों के अंदर। क्योंकि एक प्रश्न के अंदर कम से कम 10 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं साथियों। इसलिए मैं यही कहूंगा, आप कंप्लीट पूरे वीडियो को देखें। कंप्लीट जहां पर भी आपने नोट्स बना रखे हैं वहां पर इनमें से कुछ भी चीज अगर आपको निकलती है तो वहां पर ऐड कर लीजिए और इनको धीरे धीरे पढ़ते रहिए साथियों। आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर इनको पढ़िए, फिर इनको पढ़िए, फिर थ्योरी पढ़िए। आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं से कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मेरे को तो मजा आ गया साथियों। अब आपको क्या है क्या नहीं है ये तो आप ही बताएंगे। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि कैसी लगी आपको ये श्रृंखला, कैसे लगे प्रश्न। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें प्रोत्साहित करता है। और प्रोत्साहित जब होते हैं तो कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है नाम। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण, देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था। एक क्वेश्चन 10 बार अगर रिपीट होता है इसका मतलब 10 बार हमारे उस क्वेश्चन का हमें रिवाइज होता है साथियों। और जब रिवाइज होता है तो हम भूलते नहीं है। इसलिए इन क्वेश्चनों की यही खासियत है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा।
आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि व चारण काल किसने कहा? आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और आधार काल किसने कहा? सुमन राज्य के द्वारा आधार काल कहा गया आदि काल को। तो साथियों यहाँ पर थोड़े ज्यादा आ गए, अब देख लो आप, कितने बढ़िया बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करते रहिएगा। आगे पढ़ते अगला प्रश्न। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस के रीति का मुख्य भेद यहाँ पर बताया गया है साथियों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार काल होना चाहिए, रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है साथियों, ऐसा इन्होंने बोला है। 61 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये एक रचना है साथियों। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी। साथियों आपने देखा होगा ये प्रश्न भी अनेक जगह पूछा गया है। इसका मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखी? नंद दुलारे वाजपेयी ने। याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली आदि इनकी रचनाएं रही है नंद दुलारे वाजपेयी की। साथियों एक बार फिर पढ़ रहा हूं कि हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। इनके द्वारा और भी अन्य रचनाएं लिखी गई। कौन कौन सी रचना थी? जयशंकर प्रसाद के ऊपर लिखी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद लिखा, महाकवि सूरदास के ऊपर लिखी, महाकवि निराला, नई कविता, कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न और रीति और साहित्य, ये इनकी और अन्य रचनाएं भी रही हैं। निर्मला जैन, देखो निर्मला जैन, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं ना, उन ऑप्शन के भी यहाँ पर डिटेल होती है। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। निर्मला जैन कौन थी? हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक रही हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां इनके द्वारा लिखी गई है। नामवर सिंह के द्वारा आलोचनाएं रचनाएं लिखी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचक के मुख से आदि रचनाएं नामवर सिंह के द्वारा भी लिखी गई हैं। साथियों अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन रहे हैं? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह किया गया है। कविता कौमुदी एक रचना है जिसको राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा इसको संग्रह किया गया, और इसमें 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह किया गया है। इसमें काव्य के विविध रूप हैं, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि इसमें शामिल किए गए हैं। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्वच्छंदतावादी कवि थे। राम नरेश त्रिपाठी कैसे कवि हैं? स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे। मिलन, पथिक और स्वप्न, 3 जो है इन्होंने एक काल्पनिक जो है खंड काव्य लिखे हैं साथियों, मिलन, पथिक और स्वप्न।
राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत कविताओं का संकलन और संपादन किया गया है साथियों। तो ये संग्रह करता रहे हैं कविता कौमुदी के लिए। आगे बात करते हैं, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? देखो, गणेश बिहारी भी है, श्याम बिहारी भी है, सुखदेव बिहारी भी है, लेकिन केशव बिहारी नहीं है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है साथियों, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना जाता है? मिश्र बंधुओं के अनुसार इन्होंने पर्टिकुलर नाम दिया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है वो गोरखनाथ हैं। किसने? केवल मिश्र बंधुओं की बात की है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के पीजीटी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और दूसरी जगह भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, अगर हम ऐसे बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, तो हिंदी का जो प्रथम कवि हम लोग स्वीकार करते हैं वो सरप्पा को स्वीकार करते हैं। लेकिन मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य कवि माना जाए तो वो गोरखनाथ को माना जाता है साथियों। साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आप लोग इससे जुड़िए और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें साथियों। आपसे ये मतलब निवेदन है, आप एक ही हेल्प अगर हम हमारी कर सकते हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अगर ये बात पसंद आती है, ये सीरीज आपको अगर पसंद आती है साथियों, तो आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे जीवन को भी जो है प्रोत्साहित करता है, हमारे को भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करता है साथियों। और ईश्वर करे इन क्वेश्चन को पढ़ करके आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और मैं यही भगवान से दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, जो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के किसी भी कहीं पर भी अगर वो पेपर दे रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास वहां आता है, तो ये बाहर नहीं जाने चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, मेरा मन ये कहता है साथियों, मेरा मन ये कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि शायद इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है साथियों। तो निश्चित रूप से आप लोग जुड़िए और जरूर दूसरों को बताइए। कहते हैं ना, कर भला होगा भला, तो ये बातें आप लोगों को भी अच्छा मतलब अपने आप में मोटिवेट करती है कि यार मैंने देख तेरे को बताया था ना, देख तेरे को बताया वो क्वेश्चन आए। तो साथियों, निश्चित रूप से और धीरे धीरे वीडियो को आप देखिए। देखो, स्क्रिप्ट करके अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो आपको फिर मामला गड़बड़ है, इसको आप स्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते। तो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? सबको पता है साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा, शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने की थी। दिए गए, शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा, इसमें 1883 ईस्वी इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था। इसमें लगभग 1000 यानी कि 838 कवि, भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा था साथियों। तो शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज को 1883 में लिख दिया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1888 में लिखा था। और यहाँ पर जो मिश्र बंधुओं ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था साथियों। तो इस तरह से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर इनमें देखा जाए तो शिव सिंह सेंगर सबसे पहले आएंगे। देखो, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो इनका जो इतिहास ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 में लिखा इन्होंने। मिश्र बंधुओं ने 1913 में लिखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में। तो सबसे पहले जो 1883 की बात है वो शिव सिंह सेंगर के लिए आ जाएगी। तो शिव सिंह सरोज इन्होंने लिखा था।
शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या रहा है, सबको पता है साथियों। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 1883 है। अब देखो यहाँ पर 1883 कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये 33 है ना, इसको 1883 कर लेना, आप लोग मान लेना, तो पहला ऑप्शन आएगा इसमें। शिव सिंह सरोज में एक शस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है, इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 में से होनी चाहिए थी, विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना है साथियों। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऐसा कौन कवि है जिसने पूरा का पूरा लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, नगेंद्र नहीं है, लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी पद्य में नहीं गए, प्रेमचंद हमेशा गद्य में रहे। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र गद्य पद्य दोनों विधाओं में रचना कार्य किया करते थे साथियों। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यार मजा आ गया, पहला प्रश्न, मतलब इतना बढ़िया प्रश्न लगा है साथियों मेरे को। अनेक जगह पर मैंने इस प्रश्न को देखा, अनेक जगह पर, अनेक जगह पर, मतलब जबरदस्त। यार मतलब क्या बताऊं साथियों, आप तो दिल खोल के पढ़िए साथियों, मेरा मन तो ये गवाह देता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा यार। मैंने भी इतने एग्जाम दे लिए, इतने एग्जाम दे लिए, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बना भी था क्या? हिंदी साहित्य की इतिहास, बिल्कुल साथियों, मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, नोट कीजिए आप, ठीक है? और मैं टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, उस पे इसके पीडीएफ डाल दूंगा आपको, जब ये पूरा पीडीएफ हो जाएगा ना तब मैं डाल दूंगा। अपभ्रंश को हिंदी, पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी, उसने कहा था। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी थी, उसने कहा था, और इस कहानी से बहुत प्रसिद्ध हुए। और पुरानी हिंदी कहने वाले अपभ्रंश को चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध है। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के प्रमुख निबंध है साथियों। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में शामिल है? भाई साहब, बहुत जबरदस्त यूजीसी नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, खतरनाक क्वेश्चन है। एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल ने कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? फोर्थ प्रकरण में लिखा है साथियों। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मामला गड़बड़ कर देते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन जो है आदिकाल के प्रकरण 4 में लिखा है। आदिकाल के प्रकरण 4 में लिखा है, याद रखना एक क्वेश्चन, ये कहीं पर भी आ जाए तो कम से कम ये तो पता लगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये भी याद रखना है। आदिकाल में लिखा है और प्रकरण 4 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर कथा काल की समय सीमा क्या मानी है? सबको पता है कितनी समय सीमा है साथियों? 1050 से लेकर के 1350 ईस्वी तक ये समय सीमा मानी है साथियों। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी, मूल रूप से 993 ईस्वी मानी है। यहाँ पर देखिएगा, अब वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक है। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत, और गद्य काल
1900 से 1984 विक्रम संवत तक मानी है साथियों। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है भाई। वीर गाथा काल की जो समय सीमा है ना, वो 1000 से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक मानी है। क्या मानी है ईस्वी में, ये ध्यान रखना, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। तो साथियों ये क्वेश्चन करीबन ये मान के चलिए 210 क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से, और 71 नंबर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट कीजिए, और आप बोलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, और आपने बोला कि सर नहीं तो फिर नहीं करेंगे साथियों। आपको अगर दिल से लगता है कि यार अच्छा है, अच्छे प्रश्न हैं, तो साथियों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगता है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेहनत है आप लोगों के लिए, दिल से आप लोगों को बोल रहा हूं, तो इसलिए, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए साथियों, आपके लिए मेहनत है। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा फील होता है कि शायद इन क्वेश्चनों से कहीं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कम से कम 13,000 क्वेश्चन करवा दूंगा साथियों। कितने क्वेश्चन? 13,000 क्वेश्चन। देखना, अभी तो वीडियो धीरे धीरे आधे घंटे का बनेगा, फिर 1 घंटे का, फिर 2-2 घंटे के वीडियो में बनाने वाला हूँ साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत, थैंक यू।